कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया, उन केमिस्ट अंकल ने अपनी दवाइयों को कैसे वर्गीकृत किया था। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसके चारों ऑप्शन दूंगा, तो आपके स्क्रीन पर एक माइक पॉपअप होगा। जो थोड़े मीडियम साइज के हैं, उनमें लकड़ियां हैं, उनमें ब्राउन कलर के थोड़े स्टेम पाए जाते हैं, पर वो तने भी जो है, यह सर्वप्रथम पौधों का वर्गीकरण थियोफ्रास्टस द्वारा किया गया। तो उनके लेख या उनके पुस्तक का नाम क्या था? चीजें, उनके प्राकृतिक अंग, उनके प्राकृतिक। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिव्यान, जो है आपका पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें और बहुत ही सारे मजे से पढ़ा है कि आखिर जीवन क्या होता है, जीव जगत क्या होता है, सजीव और निर्जीव क्या होता है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण क्या होता है। अब बच्चों, बात भी सही है कि इस पृथ्वी पे इतने सारे जीव मौजूद है, अब उन्हें कहीं ना कहीं समूहों में बांटना तो बहुत जरूरी है, उनका वर्गीकरण करना तो बहुत जरूरी है। तो बस इसी बात को और इसी विषय को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं आज हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। और वो पढ़ने से पहले चलो एक चीज से समझते हैं कि आखिर जीव जगत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किसने किया और क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी कि जीवों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो अब आप ये बताइए कि अपनी लाइफ में आप कभी ना कभी मेडिकल स्टोर यानी केमिस्ट शॉप में तो गए होंगे। अब जब आप वहां गए होंगे तो आपने बोला होगा कि अंकल मुझे पैरासीटामोल दे दो या डिस्प्रिन दे दो या कफ सिरप दे दो। तो उन अंकल ने एक बॉक्स खोला, उसमें से पैरासीटामोल निकाल दी, फिर वो थोड़ा आगे गए उसमें और दूसरा बॉक्स लिया, उसमें से डिस्प्रिन निकाल दी, फिर एक जगह गए जहां पे कफ सिरप रखी थी, वो निकाल के दे दी। तो आपने देखा कि इतनी सारी दवाइयां उस केमिस्ट की शॉप में रखी थी, पर अंकल को बिल्कुल याद था कि पैरासीटामोल कहाँ रखी हुई है, डिस्प्रिन कहाँ रखी हुई है, कफ सिरप कहाँ रखी है और बहुत सारी दवाइयां कहाँ कहाँ पे रखी हुई है। क्या अंकल के पास में कोई दिव्य शक्तियां है? क्या अंकल सुपरमैन, आयरन मैन या बैटमैन थे? नहीं बच्चों, अंकल में कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं थी। शक्तियां किसमें थी? वर्गीकरण में थी। अब सर, वर्गीकरण यानी क्या? अंकल ने अल्फाबेट के हिसाब से यानी ए बी सी डी के हिसाब से उस शॉप के अंदर में दवाइयों को एक एक बॉक्स में रखा था। मतलब एक बॉक्स में सारी ए वाली दवाइयां जिनका नाम ए से शुरू होता है, सारी बी वाली दवाइयां जिनका नाम बी से शुरू होता है, और ऐसे ही जेड तक नाम रखा। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को हमने क्या कहा? इसी चीज को कहा वर्गीकरण या किसी भी विशेषता में बांटना। ठीक है, अब जीवों के साथ भी कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया, उनकी कुछ विशेषताएं देखी और उनको समूहों में बांटा। तो चलो इसी चीज को समझते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों ने किन किन विशेषताओं को देखकर और कितने समूहों में जीवों को बांटा है। तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है जीव विज्ञान के अनुसार। चलो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता सभी जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल कर रही है, क्योंकि विश्व में पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं, तो उन्हें वर्गीकरण की आवश्यकता है। और कई ऐसे लोग हुए जिनकी वैज्ञानिक सोच थी, जिन्होंने इस चीज का जिम्मा उठाया कि भैया हम करेंगे वर्गीकरण इन जीवों का। ठीक है, जीवों के गुणों के आधार पर उन्हें समूहों में बांटना एवं उनके मध्य संबंधों को समझना ही क्या कहलाता है? उनका वर्गीकरण कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया, उन केमिस्ट अंकल ने अपनी दवाइयों को कैसे वर्गीकृत किया था? उन केमिस्ट अंकल ने अपनी दवाइयों को अल्फाबेटिकली यानी ए बी सी डी ऐसे नामों से वर्गीकृत किया था। पर जीवों के कंडीशन में क्या हुआ कि उनके गुणों को, उनके बाह्य लक्षणों को, उनके आंतरिक लक्षणों को देख करके हम वैज्ञानिकों ने उनको अलग अलग किया यानी वर्गीकृत किया। चलो अब देखते हैं कि वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण इतना क्यों जरूरी हुआ कि हमें वर्गीकरण करना ही पड़ा। इतने जीव थे, अगर हम गाय को गाय बोल रहे थे तो बोल देते, हम भैंस को भैंस बोल रहे थे तो बोल देते। उन्हें एक समूह में लाने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी? तो चलो समझते हैं। एक या दो जीवों के अध्ययन से ही हमें पूरे समूह की विशिष्ट विशेषताओं की समझने में हेल्प मिलती है। क्या क्या होता है, अगर किसी समूह के एक जीव को हमने देख लिया,
या उसकी विशेषताएं देख ली तो हमें मालूम चल जाएगा कि उसके जैसे जो उसके समूह में जीव है सभी की क्वालिटीज या सभी की विशेषताएं सेम उसी के जैसी होगी। बिल्कुल सही है। यह अध्ययन को व्यवस्थित बनाता है। अब भैया जीव विज्ञान पढ़ना है, इतने सारे जीव है। अब जीव विज्ञान क्या होता है? जीवों का विज्ञान या जीवों का अध्ययन। अब इतने सारे जीव है तो उन जीवों के अध्ययन में हमें सरलता बनती है, किसमें? वर्गीकरण के कारण। ठीक है। यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को समझने में भी मदद करता है। अब जीव तो इतने सारे हैं इस पृथ्वी पर, आपस में उनमें संबंध क्या है? कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी से खाना अपना ले रहा है, कोई किसी से प्रकाश ले रहा है, कोई किसी से बहुत सारे केमिकल्स ले रहा है। तो ये क्यों? इसी तरह के संबंध समझने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए कि यह जीवों के विकासवादी संबंधों का अध्ययन करने में भी मददगार होता है। किसी जीव का विकास कैसे हुआ, कैसे जल में रहने वाले जीव स्थल तक पहुंचे और फिर उड़ने लगे, इन सभी चीजों को देखने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाती है अगर हम किसी चीज को वर्गीकृत करें। अब जैसे कि अगर वो केमिस्ट अंकल सारी दवाइयों को ऐसे ही रख देते तो क्या वो ढूंढ पाते कि पैरासिटामोल कहाँ है, डिस्प्रिन कहाँ है या और कोई दवाई कहाँ है? वो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते। पर उन्होंने व्यवस्थित किया, अपनी दवाइयों को एबीसीडी के नाम से अलग अलग बॉक्सेस में रखा। तो यही वर्गीकरण से आसानी मिलती है किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो दवाई का केस हो या जीवों का। समझे बच्चों? चलो अब आगे समझते हैं। तो अब देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। और जीवों का वर्गीकरण देखने के पहले हरिविहान का क्या स्टाइल है? बिल्कुल आपको इंटरेक्टिव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाना। और इंटरेक्टिविटी कैसे आती है? जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको पता होगा कि हम क्वेश्चंस कैसे लेते हैं। पर अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो ये समझो कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसके चारों ऑप्शन दूंगा तो आपके स्क्रीन पर एक माइक पॉपअप होगा जिसमें आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को बोल करके बताना है। फिर हम देखेंगे कि अगर ऑप्शन सही होगा तो हम आगे लेक्चर में बढ़ेंगे। अगर वो ऑप्शन गलत हुआ तो मैं पहले बताऊंगा कि ऑप्शन सही क्यों है और आपका आंसर क्यों गलत है। तो चलो मेरे प्रश्न पूछने के बाद जो माइक आएगा उसमें बोल करके बताना है कि जीवों के समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है और आपके चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहचान, वर्गीकरण, संगठन या नाम पद्धति। वेरी गुड बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। यानी जीवों के समूह को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि हमने बात की इस लेक्चर में, उसको सही आंसर क्या बोलेंगे हम? वर्गीकरण। यानी ऑप्शन बी, जीवों को वर्गीकृत करके उनको अध्ययन करने का साधन बनाना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। या जीवों को बहुत सारे समूहों में विभाजित करना क्या कहलाता है? उन जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों आपने। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब समझते हैं आगे कि जीवों के वर्गीकरण में हमें और क्या देखना है। अब जीवों का वर्गीकरण की बात चल रही है और जीव विज्ञान की बात चल रही है, तो सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए आते हैं हमारे एक वैज्ञानिक और दार्शनिक जिनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? क्या महत्व है इनका जीव विज्ञान में या बायोलॉजी में? चलिए समझते हैं। तो ये थे हमारे दार्शनिक अरस्तु। तो वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? अरस्तु जी ने किया था। अब मैं अरस्तु जी क्यों बोल रहा हूं या इनको इतना सम्मान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि देखो बच्चों, मैं हूं एक बायोलॉजी का टीचर और आप हो बायोलॉजी के स्टूडेंट। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? हमारे अरस्तु जी कहलाते हैं। यानी बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की शुरुआत या उनके जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु जी कहलाते हैं। इन्हीं ने बायोलॉजी शब्द को भी कॉइन किया था और जीवों के विज्ञान की भी स्थापना की थी या जीवों के विज्ञान वाली सोच लाई थी, जिस जो बाद में होकर के क्या बना? पूरा एक सब्जेक्ट जीव विज्ञान, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि इन्होंने वर्गीकरण के क्षेत्र में क्या क्या काम किए। तो बच्चों, उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था जीवों के वर्गीकरण का।
अब जीवों के वर्गीकरण का पहला प्रयास क्या किया था, चलो ये देखते हैं। उन्होंने पौधों को झाड़ियों, छोटे पौधे और पेड़ों में विभाजित किया था। उन्होंने देखे कि बहुत सारे पेड़ है इस पृथ्वी पर क्या हम सभी को पेड़ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या वर्गीकरण किया कि जो छोटे प्लांट्स थे, उन्हें कहा कि ये छोटे पौधे हैं, जो उससे थोड़े बड़े थे, जिनकी मतलब मान के चलो जो छोटे प्लांट थे, उन्होंने क्या देखा, उनकी विशेषताएं क्या देखी, जो छोटे प्लांट थे वो पूरे हरे थे, ठीक है, उसमें लकड़ियां नहीं थी, तो उन्हें क्या कहा, उन्होंने छोटा, छोटे पौधे कहा। और उससे थोड़ी बड़ी जो प्लांट्स थे जिनकी पत्तियां हरी थी पर उनमें कुछ लकड़ियां भी थी जो ब्राउन कलर की या भूरे रंग की थी, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया झाड़ियां। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत बड़े प्लांट्स भी है, बहुत बड़े पेड़ भी है, जिनकी पत्तियां तो हरी है पर उनके जो तने हैं वो काफी मोटे हैं और भूरे रंग के या काले रंग के हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पेड़ कहलाएंगे। तो इन्होंने किन चीजों में बांटा पेड़ों को, इन्होंने बांटा झाड़ियों में, छोटे पौधों में और पेड़ों में। क्या क्वालिटीज देखी कि जो पूरे हरे हैं या छोटे हैं साइज में, उन्हें क्या कहा, पौधे कहा। जो थोड़े मीडियम साइज के हैं, उनमें लकड़ियां हैं, उनमें ब्राउन कलर के थोड़े स्टेम पाए जाते हैं पर वो तने भी जो है वो इतने कठोर नहीं है या बड़े नहीं है, तो उसे क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया झाड़ियां। उसके बाद बहुत विशालकाय पेड़ थे जिनकी पत्तियां तो हरी थी पर उनके तने बहुत ज्यादा विशालकाय थे, ब्राउन कलर के थे, तो उन्होंने क्या नाम दिया, उनको पेड़ नाम दिया। तो ऐसी क्वालिटीज देखी। उसके बाद देखते हैं कि जीवों को कैसे बांटा उन्होंने। तो जानवरों के लिए उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की या कणिकाओं की उपस्थिति देखी। जिसके शरीर, जिस जीव के शरीर से लाल रक्त निकलता हो, उन्होंने उसको बांटा। और जिसमें अनुपस्थित था यानी लाल रक्त नहीं था, लाल रक्त नहीं निकलता था, उस चीज को उन्होंने क्या कहा कि ये अलग जीव है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं बहुत ही ध्यान से कि स्पेशली उन्होंने किस किस चीजों में बांटा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जो लाल रक्त कणिकाओं वाले थे उन्हें क्या नाम दिया, एनिमा नाम दिया। और माफ कीजिएगा, जो बिना लाल रक्त कणिकाएं वाले थे, जिनमें लाल रक्त नहीं था, उन्हें नाम दिया एनीमा। और जो जिनमें लाल रक्त कणिकाएं थी या जिनका खून लाल रंग का था, उसे क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया इनाइमा। तो हमें क्या समझ में आया कि अरस्तु जी ने सबसे पहले, जब हम सबको बोलते थे कि ये जीव है, अब ये जीव कौन सा है, ये क्या पेड़ है, क्या ये लाल रक्त कणिकाओं वाला है, क्या ये छोटा पेड़ है, क्या ये बड़ा पेड़ है, तो उन सब का कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या बोला कि भैया अगर कोई पौधा है जिस जो बहुत छोटा है तो उन्हें क्या बोला जाएगा, छोटे पौधे कहा जाएगा। उससे थोड़ा मीडियम साइज का है और शाखाएं उसकी थोड़ी कठोर है, कत्थाई कलर की है, तो क्या कहा जाएगा, झाड़ी कहा जाएगा। अगर बात करें कि बहुत बड़ा विशालकाय हो जिसका तना भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसे क्या कहा जाएगा, पेड़ कहा जाएगा। वैसे ही बात की जानवरों की कि जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं थी, जिनका खून लाल था, उन्हें क्या नाम दिया, इनाइमा नाम दिया। जबकि जिनमें लाल रक्त नहीं था या जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की अनुपस्थिति थी, उन्हें क्या नाम दिया, एनीमा नाम दिया। तो ऐसे करके अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। पर ये वर्गीकरण भी उतना सक्सेसफुल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती है। तो क्या इतनी ही क्वालिटीज वर्गीकरण के लिए संभव थी, या इतने ही क्वालिटीज को देखते हुए दुनिया के सारे जीवों को बांटा जा सकता था? बिल्कुल नहीं। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में बांटने का काम किया हमारे थियोफ्रेस्ट ने। अब ये थियोफ्रेस्ट थे कौन, चलो समझते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो बायोलॉजी की भी दो शाखाएं होती है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जबकि जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी या वनस्पतिक विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं उनको कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक दार्शनिक थे, जिन्होंने पेड़ पौधों के ऊपर अपनी बहुत सारी रिसर्च करी,
अपने लेख लिखे और तब दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी इतनी सारी क्वालिटीज होती है और ये भी जीव होते हैं। और इसी कारण से थियोफ्रेस्टस को क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इन्होंने कैसे वर्गीकरण किया। उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया, उनके आवास यानी जहां पर वो उगते थे, उनके रूप यानी जैसे वो दिखते थे, उनकी बनावट यानी उनकी बनावट कैसी थी, उनकी शरीर रचना क्या थी। उसके बाद इन सारे आधारों पर उन्होंने पौधों को अलग अलग किया। और किन भागों में अलग किया? उन्होंने 3 भाग बनाए, जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़। 3 भाग बनाए किसी भी पौधों के, किसी वनस्पति के। उन्होंने क्या कहा कि जो जड़ी बूटी है, उसके बाद कुछ झाड़ियां है और कुछ पेड़ है, ऐसे उन्होंने भाग डिवाइड करे। और इसी चीज को अपनी पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटरम। बच्चों कई बार आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस की बुक का नाम क्या था? यह सर्वप्रथम पौधों का वर्गीकरण थियोफ्रास्टस द्वारा किया गया, तो उनके लेख या उनके पुस्तक का नाम क्या था? तो ध्यान से सुन लो, उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें 480 पौधों के बारे में बात की थी। कितने? 480 अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब चलो, इतना सब कर दिया थियोफ्रास्टस ने, पर ये भी क्या इतना आसान बना दिया था आपके वर्गीकरण को कि भैया हमने पेड़ को बांट दिया जड़ी बूटी, झाड़ी और पौधों में या पेड़ों में? ठीक है, इतना संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था इतने बड़े विश्व भर के पेड़ पौधों को बांटना या जीव जंतुओं को बांटना। तो इसके आगे भी कुछ वैज्ञानिक आए, हमारे दुनिया में वर्गीकरण इतना आसान बन पाया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने थ्योरीज दी, अपनी अपनी चीजें बताई कि ऐसे नहीं, ऐसे वर्गीकरण करना होगा, तब आसानी होगी पढ़ने में। तो इसी कड़ी में हमारे एक और महान वैज्ञानिक बायोलॉजी के आते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस शायद मेरे, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो इनका नाम मैंने वहां भी लिया है। और बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत बड़ी क्रांति लाई इन्होंने जीव विज्ञान में नामकरण पद्धति को लेकर। अब ये नामकरण पद्धति या वर्गीकरण पद्धति क्या थी, चलो समझते हैं। तो कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश प्रकृतिवादी थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति को ऑब्जर्व करना पसंद था इन्हें, जिन्हें वर्गीकरण के जनक यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वर्गीकरण तो अरस्तु ने भी किया, थियोफ्रास्टस ने और जॉन रे ने भी किया, पर क्यों इन्हें ही वर्गीकरण के जनक कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा किया गया जो वर्गीकरण था वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक था, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक था। इन्होंने जो पद्धतियां यूज करी या जो क्वालिटीज पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में देखी, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी। तो चलिए समझते हैं कि इन्होंने आखिर किया क्या और किन चीजों का यूज किया। उन्होंने 1758 में वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली दी थी। क्या नाम दिया था? यौन प्रणाली। अब ये यौन प्रणाली क्या होता है? यौन प्रणाली में वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो ये सब बातें बताई उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे। पुस्तक का नाम याद रख लेना बच्चों, मैं कई बार आपको जितनी पुस्तकें बता रहा हूं उतने बार ये वर्ड बोल रहा हूं कि पुस्तकों का नाम वैज्ञानिकों के साथ में याद रख लेना, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया और इन्हें ही वर्गीकरण का पिता माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माना जाता है। सन 1758 में वर्गीकरण की यौन प्रणाली दी। कौन सी प्रणाली दी? यौन प्रणाली। ठीक है, और यौन प्रणाली किस बुक में लिखी? उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। अपने ज्ञात सभी जानवरों की उन्होंने सूची दी। और कैसे सूची दी? यौन प्रणाली के आधार पर सूची दी। अब यौन प्रणाली के बारे में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने जानवरों की 4400 से अधिक प्रजातियों का अध्ययन किया था। कितनी? जानवरों की लगभग 4400, 4400 से अधिक प्रजातियों का इसमें वर्णन किया था अपनी बुक में। और इस बुक में बताया था कि कैसे यौन प्रणाली के आधार पर
जानवरों को अलग अलग किया जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये जो प्रणाली थी, ये बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक वे में थी, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक वे में थी, इसीलिए वर्गीकरण के पिता का दर्जा दिया गया कैरोलस लीनियस को। चल, अब इतनी सारी बातें हमने देख ली कैरोलस लीनियस के बारे में भी। अब देखते हैं एक प्रश्न, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब मैं और आप साथ में बात करें। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं, और मैं बताऊंगा आपको चारों ऑप्शन और आपको माइक में देना है इसका जवाब। तो जल्दी जल्दी बताओ मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बच्चों प्रश्न ये है कि प्रजाति शब्द रिक्त स्थान के द्वारा गढ़ा गया था या बनाया गया था, और आपके चारों ऑप्शन रही है बिल्कुल सही बच्चों, ये सही जवाब है। प्रजाति शब्द किसने बनाया था या किसने गढ़ा था, उनका नाम था ऑप्शन सी जॉन रे। बिल्कुल बच्चों, जॉन रे ने प्रजाति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था इस दुनिया के सामने। तो ये आपका सही जवाब है। चल, अब देखते हैं आगे वर्गीकरण की प्रणालियां क्या क्या होती है। अक्सर ये प्रणाली का मतलब क्या होता है? प्रणाली का सीधा सीधा मतलब होता है तरीका, किसी भी चीज को लिखने बोलने का तरीका क्या कहलाता है, उस चीज की प्रणाली। वैसे ही वर्गीकरण की भी कुछ प्रणालियां आई। वर्गीकरण को भी इतने साइंटिस्टों ने अपने अपने वर्गीकरण दिए, पर उसके बाद भी इतने साइंटिस्टों के वर्गीकरण को देखते हुए हमने एक प्रणाली बनाई, एक तरीका बनाया कि कैसे हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे या उस पर बात करेंगे। तो उन प्रणालियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रणालियां तीन प्रकार की बांटी गई। प्रणालियां जो थी तीन प्रकार की बांटी गई थी, जिसमें से पहली क्या थी, प्राकृतिक प्रणाली थी। मतलब उनके प्राकृतिक आवास, उनके प्राकृतिक चीजें, उनके प्राकृतिक अंग, उनके प्राकृतिक व्यवहार, इन सब के बारे में बात की गई। पेड़ पौधों के, जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार के बारे में बात की गई, किसमें, प्राकृतिक प्रणाली। फिर बात करेंगे कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम प्रणाली में क्या किया गया, बहुत सारी जो वर्गीकरण की विधियां थी, उनको, उनकी कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके कहाँ रखी हमने, कृत्रिम प्रणाली। अभी इनको भी डिटेल में समझना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अभी नाम समझो और प्रणालियों को बांटने का तरीका समझो। वैसे ही बात करें फाइलोजेनेटिक प्रणाली। फाइलोजेनेटिक प्रणाली क्या होता है, जेनेटिक, नाम से समझो, जेनेटिक, जहां जीन की बात हो रही, जहां अनुवांशिकता की बात हो रही। तो अनुवांशिकता के आधार पर जो प्रणाली अपनाई गई उसे क्या कहा हमने, फाइलोजेनेटिक प्रणाली। और बच्चों ये आप बोलोगे कि सर आप हमें हिंदी में पढ़ा रहे हो, तो इसे भी हिंदी में बताओ। पर बच्चों आपकी पुस्तक में भी ये वर्ड जो है फाइलोजेनेटिक ही लिखा है। आगे भी ऐसे कई वर्ड आएंगे, कई ऐसे शब्द आएंगे जिनको हिंदी में पढ़ना लिखना मुश्किल है, आपको भी इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। बस हम लिखेंगे कैसे, इसको देवनागरी में लिखेंगे, तब आपको इसी वर्ड को याद करना है। ठीक है, तो चलो अब इन तीनों को समझते हैं बहुत आसान भाषा में कि आखिर ये तीन अलग अलग प्रणालियां क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम क्या होता है, तो इस प्रकार का वर्गीकरण निवास स्थान, बाहरी विशेषताओं जैसे आकृति, विज्ञान या यौन अंगों की संख्यात्मक संरचना पर आधारित है। क्या बोला मैंने, कि जीवों के अंगों का वर्णन या उनके रहने के स्थान का वर्णन, उनके खाने पीने का वर्णन किस आधार पर किया गया, संख्यात्मक आधार पर, गिनती के आधार पर, अंकों के आधार पर किया गया। अब अंकों के आधार पर कैसे किया गया, अगर कोई चार पैर वाला जीव है तो उन्हें एक अलग समूह में रखा। कोई दो हाथ दो पैर वाला जीव है तो उन्हें अलग समूह में रखा। कोई आठ पैर वाला भी जीव होता है, उन्हें अलग समूह में रखा। कोई शायद रात में घूमने वाला जीव था या रात में शिकार करने वाला जिसे हम निशाचर कहते हैं, उन्हें अलग समूह में रखा। कोई जल में रहने वाले थे जिनके पास में दो पैर थे बाकी पूंछ थी, या चार पैर थे बाकी पूंछ थी, उन्हें अलग समूह में रखा। तो बहुत सारे जीव थे, उनकी गिनती उनकी संख्यात्मक क्रियाओं पर या उनकी संख्यात्मक संख्या पर आधारित इस वर्गीकरण को, प्रणाली को बनाया गया। और इस वर्गीकरण का नाम क्या कहा गया, कृत्रिम प्रणाली कहा गया।
लीनियस ने, लीनियस कौन थे? कैरोलस लीनियस, हमारे वर्गीकरण के पितामह या पिता कहे जाने वाले कैरोलस लीनियस ने पौधों के यौन अंगों की संख्या, अब यौन अंग क्या होते? वे अंग जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के समय काम आते हैं, वे क्या कहलाते? यौन अंग कहलाते हैं। अब पुष्पों में भी, बच्चों पेड़ पौधों में भी यौन अंग पाए जाते हैं। जो आपका पुष्प आपने देखा होगा उसमें इस तरह कुछ एक चीज देखी होगी, वो क्या कहलाते हैं? ये पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर क्या होता है? जो पुरुष भाग कहलाता है। अब ये पुरुष भाग क्या होता है या मेल गैमेट क्या होता है? नर, नर जननांग, क्या बोलते हैं हम इसे? नर जननांग। ठीक है, वैसे ही आपने कुछ ऐसी संरचना भी देखी होगी किसी पुष्प के अंदर में, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मादा जननांग। अब ये जननांग क्या कहलाते हैं? जनन करने वाले अंग क्या होते हैं? जनन करने वाले, प्रजनन करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? नर अंग क्या होता है किसी पुष्प में या किसी पेड़ का? क्या होता है? नर जननांग होता है पुंकेसर। वैसे ही स्त्री केसर क्या कहलाता है? मादा जननांग। तो इन दोनों के मिलन से एक बीज का निर्माण होना क्या करेगा? बीज अगर बनेगा तो वो बीज नीचे गिरेगा, फिर धरती में जाएगा और धरती में जाने के बाद में एक नया पौधा बनेगा या एक नया पेड़ बनेगा। इससे क्या हो रहा है? ये प्रजनन की क्रिया है और इसी अंगों को देखते हुए हमारे कैरोलस लीनियस ने अंगों की संख्याओं को देखते हुए कि किसमें कितने पुंकेसर है, किसमें कितने स्त्री केसर है, इन संख्याओं को देखते हुए क्या बांटा? वर्गीकरण किया। और इस वर्गीकरण को क्या बोला? कृत्रिम प्रणाली कहा वर्गीकरण। अब इन्होंने क्या नाम दिए उनको ये भी देख लेते हैं, मोनेंड्रिया या डायेंड्रिया या पॉलीएंड्रिया। तो ऐसे करके कैरोलस लीनियस ने बांटा और इस प्रणाली को हमने क्या नाम दिया? कृत्रिम प्रणाली नाम दिया। चलो अब और आगे समझते हैं। तो अब बात करेंगे प्राकृतिक प्रणाली की, वर्गीकरण की। प्राकृतिक प्रणाली क्या होती है? चलो समझेंगे कि जीवों के बीच प्राकृतिक समानता के आधार पर, मैंने जैसा आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि प्राकृतिक समानता होनी चाहिए, तो उस आधार पर बांटना या वर्गीकरण कहलाया क्या? प्राकृतिक प्रणाली। अब इसमें क्या क्या चीजें देखी गई? इसमें आकृति विज्ञान देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गया, शरीर का रचना देखा गया, भ्रूण का विज्ञान देखा गया और फाइटोकेमिस्ट्री देखी गई। इन सब चीजों को देखते हुए जो वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण की प्रणाली का नाम क्या रखा? वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली नाम दिया। ठीक है, और इसको किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने साथ में खोज करी, साथ में अपनी थीसिस बनाई, साथ में अपनी चीजें लिखी और अपने चीजों को बताया कि भैया एक तरह की और प्रणाली हम दे रहे हैं इस दुनिया को, जिसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा आकृति देखी, हमने शरीर रचना देखी, उसके बाद भ्रूण की रचना देखी, उसके बाद में फाइटोकेमिस्ट्री देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, बहुत सारी चीजें देखी। और उसके बाद जब हम दोनों एक मत पे आए और हमने उस प्रणाली का नाम दिया क्या? प्राकृतिक प्रणाली, जिसमें प्राकृतिक समानता के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है बच्चों, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर। इन्होंने अपनी जो खोज थी या इस प्रणाली का जो तरीका था वो कब बताया था? 1862 से 1883 तक बताया था। ठीक है, इन्होंने बीज वाले पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली दी। उनकी पुस्तक किसमें? जोने माफ कीजिएगा, जेनेरा प्लांटरम में। जेनेरा प्लांटरम में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने अपनी थीसिस के बारे में बताया, अपनी खोज के बारे में बताया, अपने तरीके के बारे में बताया और किनको देखकर बताया? बीज वाले पौधों के वर्गीकरण को देखकर बताया। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? जेनेरा प्लांटरम में एंजियोस्पर्म के 202 परिवारों का वर्गीकरण है या वर्णन है। 202 एंजियोस्पर्म,
अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। अभी ये समझो कि उन्होंने किस आधार पर दिया, बीजों के, बीज वाले पौधों के आधार पर दिया और 202 पौधों के परिवारों के आधार पर दिया था। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली। अब चलो समझते हैं वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली क्या होती है। अब इस वर्गीकरण में यह विभिन्न जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर आधारित है। अब विकासवादी संबंध क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं, आपने अपने दादा नाना या अपने घर परिवार या अपनी सोसाइटी में सुना होगा कि इंसान जो है, इंसान का पूर्वज क्या है, इंसान के पूर्वज बंदर थे, चिंपांजी थे, कपी थे, ये ऐसा बोलते हुए सुना होगा। तो क्या वो लोग गलत बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आगे जब पढ़ेंगे कि इंसानियत या इंसान की शुरुआत कहां से हुई, क्या थे वो पहले और अब क्या बन चुके हैं, या जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आगे, और बहुत ही मजेदार एनिमेशंस के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं उसमें। तो अभी ये समझो कि विकासवादी विकास का मतलब क्या होता है। विकास का एक सीधा मतलब बताओ, आप जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, फिर उसके बाद 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, जब 14, 15, 16, 17, 18 साल में आए, आपकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें आने लगी। जब आप 20, 25 साल के हो जाओगे तो मेरे जैसी दाढ़ी मूछ शायद आने लगेगी, ठीक है, और बहुत बड़े हो जाओगे तो आप फिर धीरे धीरे बूढ़े होने लग जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, ये किसी एक बच्चे का, एक भ्रूण का विकास हो रहा है। तो किसी भी चीज का शुरुआत होना और उसके बाद में उसकी प्रगति होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो फाइलोजेनेटिक प्रणाली में हमने क्या देखा, हमने बात की विभिन्न जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को लेकर, और इस प्रणाली में हमने क्या देखा, हमने इस प्रणाली में मानना यह है कि एक ही वर्ग से संबंधित जीवों का पूर्वज जो है वो एक ही तरह के पूर्वज थे। अगर मैं बात करूं, अगर इसको एक उदाहरण से आपको समझाऊं, तो ये बोला गया कि मछलियां जितनी हैं पानी के अंदर, चाहे वो तालाब में हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, इनके जो पूर्वज थे वो किसी एक ही तरह के जीव थे, तो उन्हीं से सारी मछलियां बनी। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि जितने शेर, चीते, बिल्लियां, जो बड़ी कैट्स, बिग कैट्स हम जिनको बोलते हैं, उनके पूर्वज किसी एक जीव को माना गया। तो हमने इस तरह जब देखा और इस नजरिए से देखा, तब इस प्रणाली का नाम हमने क्या दिया, फाइलोजेनेटिक प्रणाली। पूर्वज के आधार पर, पूर्वज के अनुवांशिक आधारों पर जब हम बांट रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया फाइलोजेनेटिक प्रणाली। अब वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली एडोल्फ एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांगटन ने दी। किसने दी थी? एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटल, इन्होंने दी थी। तो इन्हें भी याद कर लेना। हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी चीजें हमने वर्गीकरण में उपयोग करी, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी वर्गीकरण की प्रणालियां लाई। अरस्तु जैसे, कैरोलस लीनियस जैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में जानने का हमें मौका मिला। थियोफ्रास्टस के बारे में हमने जाना, जॉन रे के बारे में हमने जाना, जो बहुत महान वैज्ञानिक और बहुत माने जाने वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत मजे से पढ़ा है, पर अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है। अब मिलेंगे आगे अगले लेक्चर्स में और बात करेंगे इसके आगे की, कैसे कैसे वर्गीकरण की प्रणालियां आगे बढ़ी, कैसे कैसे हमने जीवों को बांटना शुरू किया। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, और हर बार की तरह इस बार भी कहता हूं आपसे जय हिंद। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल। 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रही है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।